Bismillahirrahmanirrahim ji. Today our session 6 regarding school management. Short recap of the previous. Previously we were talking about what जी planning जी, कि हमने पहले किसकी बात की, subject allocation, फिर क्या बात की, teacher allocation, फिर then we move towards what जी planning phase में हमने क्या कहा कि 3 documents बड़े important होते हैं, आपका academic calendar, activity calendar और assessment calendar. उसी की बेस पे हमने हमारे पास फिर अवेलेबल पीछे वर्किंग डेज़ कितने बचते हैं, वर्किंग डेज़ में हमारे पास फिर हर सब्जेक्ट के लेसन्स अवेलेबल कितने होंगे, ठीक है। फिर उसका एनुअल हम एक ब्रेकडाउन डिसाइड करेंगे, यानी एनुअल हमारे पास टोटल कितना टाइम अवेलेबल है, उसमें टर्म्स 2 हैं या 3 हैं, 2 रिकमेंडेड होती हैं, तो वो हमने फिर फर्स्ट टर्म में कितनी अवेलेबिलिटी है, सेकंड टर्म में कितनी है, फिर टर्म से मंथ पे आएंगे, मंथ से वीक पे आएंगे, यानी पर वीक लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मैंने 8 लेसन पर वीक दिए हुए हैं, ठीक है, 5 वर्किंग डेज़ में। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ा पॉइंट क्लियर कर दूं, इसलिए नहीं कि ज़ुबान इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसके थ्रू हम स्किल्स इंप्रूव करवा रहे होते हैं, ठीक है। यानी ज़ुबान भी हमने कवर करनी होती है और साथ स्किल्स भी हैं, कॉम्प्रीहेंशन स्किल भी वहीं आती है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल भी वहीं आती है, रीडिंग स्किल भी वहीं पे आती है, राइटिंग स्किल भी वहीं पे आती है, प्रेजेंटेशन स्किल भी उसी में है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसी में है, इवन थिंकिंग जिसको हम कह रहे होते हैं, इवन जो मेमोरी इन्हेंसमेंट लिए एक्सरसाइजेज हैं वो भी उसी में है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और इवन में अगर मैं कहूँ फाइनली कोई एक्सप्रेशन जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेशन की और साथ उसके जोड़ों के कहते कि लैंग्वेज लीड्स टू व्हाट जी थिंकिंग, यानी बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, या आसान लफ्ज़ों में कहें कि जो उसमें हम मेच्योरिटी ला रहे होते हैं। यही तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किस में, इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में। तो इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन तो मीडिया के थ्रू भी मिल रही होती है। कि डिफरेंस क्या होगा एक मीडिया पर्सनल में और एक टीचर में, कि भाई मीडिया पर्सन सिर्फ क्या दे रहा होता है, इन्फॉर्मेशन, टीचर बच्चे को इस काबिल बनाता है कि हाउ टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज जी, कि जो इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की स्किल जब डेवलप होती है उसको हम क्या कहेंगे, दैट पर्सन इज़ नॉलेजेबल। अदरवाइज दैट पर्सन इज विल बी सिंपली कॉल्ड व्हाट जी, इन्फॉर्म्ड पर्सन। हम किसी को वेल इन्फॉर्म्ड कह सकते हैं, ठीक है, नॉलेजेबल नहीं कह सकते हम। नॉलेजेबल उसी को कहेंगे जो इन्फॉर्म्ड भी है और साथ स्किल्स भी रखते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसमें लास्ट हमने कंक्लूड किस बात पे किया था कि वीकली के प्लानर में जब हम वीकली पे आ रहे हैं, उसी के अंदर डेली भी सम अप हो जाएगा कि डीएलपी डेली लेसन प्लान भी मैं उसके अंदर ही मर्ज कर सकता हूं। और ये पॉइंट ख़ास तौर पे किस लिए बता रहा हूं कि डेली लेसन प्लान एक इशू बन चुका है ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए, कि साथ उनका वर्कलोड है और साथ उन्हें अपना प्लान भी अगर देना है तो फिर दूसरा क्या, और इसी वजह से हमने क्या कहा था जी, सैटरडे ऑफ रखा था हमने, कि कहीं पे कहा जाता है कि जी उसको क्लासेस के साथ साथ बनाया जाए, मुमकिन नहीं है। कहीं पे कहा जाता है जी ऑफ टाइम के, पैकअप टाइम के बाद किया जाए जी, स्कूल्स की टाइमिंग बढ़ा दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी चीज़ को अपोज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहा हूँ एज इट इज़। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ कि जी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ये प्रॉब्लम है। अब नॉर्मल किसी और भी प्रोफेशन के वर्किंग आवर्स और टीचिंग के प्रोफेशन वर्किंग आवर्स में फ़र्क है। अब आप कहें जी वह नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं और टीचिंग के नॉर्मल वर्किंग आवर्स 6 आवर्स हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सारा क्या है, दिमाग का काम है, ठीक है। ऑल द टाइम एक्टिव ब्रेन इन्वॉल्वमेंट इज़ देयर। बाकी काम मैनुअल भी हो सकता है, बाकी काम कुछ और भी हो सकता है, उसमें ईज़ भी, कंफर्ट जोन भी मिल जाता है, लेकिन टीचिंग में तो ऑल द टाइम कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या 100% रखना पड़ता है। अब एक टीचर ने दिन में फॉर एग्जांपल 5 या 6 लेसन्स लिए हैं, उसके बाद मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो छुट्टी के बाद, पैकअप टाइम के बाद बैठ के प्लानिंग करेगा या प्लानिंग को डिस्कस करेगा, तो ये ह्यूमनली थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होता है, अप्रोप्रिएट भी नहीं लग रहा होता, और उसकी एफिकेसी भी अप टू द मार्क नहीं हो सकती, जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो हमने क्या कहा जी, उसका हल क्या रखा था, सैटरडे। अब 5 डेज़ के अकॉर्डिंगली हमने क्या कहा कि वीकली के अंदर ही हम डेली भी कर सकते हैं, ठीक है। और यानी मकसद क्या होता है, उस काम में आसानी लाना। ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कुछ हैं, इनका मकसद कतन भी किसी को बर्डनाइज करना नहीं होता, किसी का पेपर वर्क बढ़ाना नहीं होता। मोस्टली ये देखा गया कुछ स्कूल्स हैं
पेपर वर्क इतना बढ़ा दिया जाता है कि जो असल एक्चुअल टास्क है विद इन क्लासरूम वो इफेक्ट हो रहा होता है उससे। यानी जो एनर्जी टीचर को क्लासरूम के अंदर लगानी चाहिए वो एनर्जी सारी उसकी किस पे लग जाती है, पेपर वर्क या पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज़ पे। अब आप कहें जी पेपर वर्क को मैं बिल्कुल जी टोटली निगेट कर रहा हूँ, नहीं, वो भी ज़रूरी है, वो एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब उसको जी वीकली को मैं कह रहा हूँ जी डेली में जो कन्वर्ट करना है कुछ है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट जी मेथडोलॉजी, कि कौन सी मेथडोलॉजी, कौन सा मैकेनिज्म जी अडॉप्ट किया जाएगा। अब टीचिंग मेथडोलॉजी पे हमारे चैनल पे कंप्लीट एक अलग वीडियो पूरी पड़ी हुई है, जो देखना चाहें वो डिटेल वहाँ से उसकी देख सकते हैं। यहाँ उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। जब हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं, अब बाकी मैंने जो सेगमेंट्स हमने कहे जी पेरेंट्स हैं, पहले सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वो एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, सिलेबस इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, बुक कौन सी लगवानी है, एम्बियंस या एनवायरनमेंट है, वो सारों के अलग अलग सेशंस, अलग अलग डिटेल्स होंगी। ठीक है, बच्चे को ग्रूम करना है तो उसकी ग्रूमिंग के लिए कौन से सेगमेंट रखने हैं, वो सारे सेगमेंट्स जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं अगर ये बेसिक मेथडोलॉजी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों? कि हमारी सारी प्लानिंग बेस ही किस पे कर रही होती है, मेथडोलॉजी में। जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक पॉइंट आता है कि जी दैट एवरी टीचर इज देयर विद हिज ओन स्टाइल, ठीक है, विद हिज ओन मेथडोलॉजी। लेकिन उस पर एक सिंपल क्वेश्चन उठता है कि मिसाल मैं अपनी ले लूँ, मैं कहूँ जी मेरी मेथडोलॉजी ये है, तो पहली बात यह है कि मैंने वो मेथडोलॉजी सीखी कहाँ से, क्या वो मेरे अपने सेल्फ एक्सपीरियंस पे बेस कर। सेल्फ एक्सपीरियंस क्या होता है नॉर्मली, कि यानी जैसे मैंने अपने टीचर्स से पढ़ा, मैंने तो टीचर्स से पढ़ा ना, क्या मैंने टीचर्स से बैठ के उनका वो मेथड ऐसा क्यों था डिस्कस किया है, उसका मैकेनिज्म उनसे समझा हुआ है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है उनसे ना। कि वो अगर मुझे पढ़ाते वक्त कोई एक एक्टिविटी करते थे, कोई कोई मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते थे, तो क्यों करते थे, तो नंबर वन मेरे पास उसकी कोई लॉजिक नहीं होगी, या उसके पीछे फिलॉसफी कौन सी कार फरमाया वो मेरे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं तो पढ़ा है उनसे, उनकी मेथडोलॉजी तो डिस्कस नहीं की। दूसरी बात, वो मेथडोलॉजी कब थी, कितना अरसा पहले थी, किस एनवायरनमेंट में थी, कौन से टूल्स यूज़ करते हुए थी। टूल्स मिसाल लूँ, पहले सिर्फ क्या थी, बुक थी, अब साथ मल्टीमीडिया भी आ गया, अब साथ स्मार्ट बोर्ड भी आ गया, अब साथ विजुअल्स की जो करंट फॉर्म अवेलेबल हैं वो उस वक्त नहीं थी, यानी डिफरेंस तो होगा। दूसरी बात, मेरी मेथडोलॉजी को ऑथेंटिसिटी कहाँ से मिली, क्या वो किसी ने चेक की, क्या उसका कोई एनालिसिस हुआ कि वो इफेक्टिव है भी या नहीं। यानी कह लें इसमें कि एक्सपीरियंशियल जी या मैं कह लूँ एक्सपेरिमेंटल बेसिस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती मेथडोलॉजी में, क्योंकि वो मैं एक साल अगर वो मेथडोलॉजी में या एक टर्म में अप्लाई कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मुझे साल बाद ही जाके पता चलता है कि जी वो गलत थी, तो उस डैमेज को कौन कवर करेगा। एंड यू वुड एग्री बीइंग अ टीचर कि दैट वो एक साल का डैमेज बाज़ का सारे पूरे एजुकेशनल करियर को डैमेज कर रहा होता है। वो एक साल का गैप जो होता है वो आगे हर जगह ट्रांसफ़र होता जाता है। वो प्री स्कूल से जूनियर स्कूल में ट्रांसफ़र होता है, जूनियर स्कूल से मिडिल ईयर्स में ट्रांसफ़र होता है, इवन यूनिवर्सिटी तक चला जाता है। गॉट माय पॉइंट जी। फिर दूसरी बात, यानी एक मैंने पहले क्या कहा, मेरी मेथडोलॉजी किस बेस पे होनी चाहिए, मेरी मेथडोलॉजी है क्या, उसकी कंफर्मेशन सोर्स क्या है, उसका अथेंटिकेशन सोर्स क्या है। दूसरी बात क्या है कि जी हाउ डू द स्टूडेंट्स लर्न, जी बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी माय मेथडोलॉजी, और माय मेथडोलॉजी में उसकी क्या अथेंटिकेशन। फिर जी स्टूडेंट्स हाउ डू दे लर्न, जी वो कैसे सीखते हैं, उनके बारे में रिसर्च अब क्या कहती है जी, मल्टीपल इंटेलिजेंस जी, कि दैट ह्यूमंस आर देयर विद मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल लर्निंग मोड्स, विजुअल मोड, ऑडिटरी मोड, रिदमिक मोड, लॉजिक अरिथमेटिक मोड, काइनेस्थेटिक मोड, स्पेशियल मोड,
यानी बाज़ का हम विजुअल से सीखते हैं, बाज़ का सुन के सीखते हैं, बाज़ का उसको रिदम की फॉर्म में सीखते हैं, बाज़ का अपनी सराउंडिंग की ऑब्जर्वेशन से, स्पेशल सराउंडिंग से ऑब्जर्व करके सीखते हैं। यानी वो जितनी भी इंटेलिजेंसेस हैं उनके बारे में क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास है? अगर है तो मैं उसको अपने प्लान का हिस्सा कैसे बनाऊंगा, अपनी मेथोडोलॉजी का हिस्सा कैसे बनाऊंगा। फिर जी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरे पास टूल्स कौन कौन से हैं जी। मिसाल के तौर पर मैं मार्कर एक कह रहा हूं कि वाइट बोर्ड एंड मार्कर ये एक टूल है, टेक्स्ट बुक है वो एक टूल है, नोटबुक है वो एक टूल है, कोई एक्टिविटी में क्लास में करवा रहा हूं वो एक टूल है, कोई हैंड आउट दे रहा हूं वो एक टूल है, एनवायरनमेंट को एज अ टूल यूज कर रहा हूं। व्हाट टूल्स आर देयर and how will I utilize those tools to make my methodology or planning effective जी, or use these all things to enhance the efficacy of my planning जी। यानी ये सारी चीजें आपस में क्या कहें, इंटरलिंक्ड हैं, इनसेपरेबल हैं। अब उसमें क्या कहें कि सजेस्टिव मेथडोलॉजीज बहुत हैं, वो चाहे डिडक्टिव कहें, इंडक्टिव कहें, माइक्रो कहें, मैक्रो कहें। मैं इसलिए यहाँ हल्के से नाम मेंशन कर रहा हूँ, वो पूरी वीडियो इसमें अवेलेबल है चैनल पे कि टीचिंग मेथडोलॉजीज के टाइटल से, आप वहाँ से डिटेल उसकी सुन सकते हैं, देख सकते हैं उसको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, मैक्रो है, माइक्रो है। किसी भी एंगल से आप देखें, उसके लिए क्या सजेस्टिव हमने क्या किया जी, क्या डिस्कस किया, वो कोई भी हो सकती है। यहां हम एक डिस्कस कर लेते हैं वो, और इस एक को पूरे प्लान के साथ। अब उसका सिर्फ मेथडोलॉजी हो जाती है, ठीक है। मेथडोलॉजी में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको टारगेट करना है वो इग्नोर हो जाते हैं। हम पूरा एक ओवरऑल प्लान कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल जी, कि मैं अपना एक लेसन प्लान जिसमें वार्म अप, मेथडोलॉजी, असेसमेंट, 3 मेन सेगमेंट्स जी। अब वार्म अप को कहें, आप कहें जी, कोई रिसेप्शन भी कह सकता है उसको, कोई उसको एक्सपोजिशन भी कह सकता है, एक्सपोजिशन फेज भी कह सकता है। मेथडोलॉजी को कोई एक्सप्लेनेशन फेज भी कह सकता है। यानी मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने मुख्तलिफ अप्रोचेज़ में, हम उनको मुख्तलिफ अप्रोचेज़ कहते हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेज़ की बेस पे मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ डिराइव की हुई हैं, और वो वेल थॉट, कंसिडर्ड, रिकंसिडर्ड, क्लियर, देन एक्सप्रेस्ड हैं, वो चेक्ड हैं, रिसर्च बेस्ड हैं। मैं बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट जी डिस्कस कर लेता हूँ क्या, कि फॉर एग्जांपल जी, आई एम एंटरिंग द क्लास, यहाँ मैं कुछ उसके क्या रिसेप्शन स्टेप्स लिख देता हूँ जी। कि आई एम एंटरिंग इनटू माय क्लासरूम जी, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और उस प्लानिंग में ध्यान रखिए कि 7 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि हमारे पास अवेलेबल स्लॉट कितनी है। रिसेप्शन स्टेप्स में जी, आई एम एंटरिंग जी, उसमें जी क्लास क्लीनलीनेस, यानी हमने एक क्या बना लिया कि जी समबडी इज टेकिंग राउंड जी, और वो जाके क्लीनलीनेस चेक कर रहे हैं। नो नो नो, हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कि 6-7 टीचर्स, 6-7 बंदे अगर एक क्लास में जाके एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों के वजूद का हिस्सा बन जाता है। मैं वजूद का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले वो, फिर उनकी हैबिट बनेगी, फिर हैबिट से उनका कल्चर डेवलप हो जाएगा, कल्चर से उनका एप्टीट्यूड डेवलप होगा, इवन उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी वो चीज़ें, जब वो रिपीटेडली बार बार एक ही पैटर्न पे हो रही हों।
जब वो हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से कर रहा है तो उसका कोई वो उतना इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा होता। मैं अंदर क्लास में एंटर हुआ हूँ जी, बजाय इसके मैं मुंह से बोल के कहूँ बच्चों को कि आप जी कीप योर क्लास क्लीन, मैं कोई रैपर पढ़ा है, कोई चीज़ पढ़ी है, मैं उसको उठा लूँगा, मैं उठाऊँगा। मैंने एक मैसेज दे दिया उनको, दिस इज़ एन एक्टिविटी रिगार्डिंग व्हाट जी, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। गॉट इट जी। देन जी सीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट जी। जिस तरह मैंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक के साथ क्या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो चीज़ें होनी चाहिए कि सीटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, कि मैं पूरे वीक का 5 डेज हैं तो उनका एक प्लान जो है दैट मस्ट बी पेस्टेड समवेयर जी ऑन द सॉफ्ट बोर्ड, कि मंडे को रो 1 में कौन होगा, रो 2 में कौन होगा, रो 3 में, रो 4 में कौन होगा, फिर फ्रंट पे कौन होगा, मिड में कौन होगा, एंड में कौन होगा। मैं बच्चों को रोटेट करता रहूँगा जी, और हर एक की चीज़ साथ के साथ आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। जिस तरह मैंने क्या कहा, क्लीनलीनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट यानी सिविक सेंस की डेवलपमेंट। वो मकसद क्लासरूम को साफ करना नहीं है। दुनिया में अब बच्चों को ये ट्रेन किया जाता है वो आके अपनी क्लासरूम्स को खुद साफ करते हैं। कल वो माशरा साफ होगा, कल फिर दुनिया साफ होगी। सीटिंग में फिर क्या कह रहा हूँ जी, सीटिंग प्लान का क्या मैकेनिज्म है जी, जो हमने क्या डिस्कस किया, जो हम अल्फा सेंटोरी में भी जो हमने क्लियरली अनाउंस किया हुआ है, मैं उसको मेंशन भी कर देता हूँ कि पहले सिर्फ किसकी बात होती थी, इंटेलिजेंस कोशेंट की। दुनिया फिर किस पे आई जी, इमोशनल कोशेंट पे जी। वो सारे सेगमेंट्स आपने देखने हैं क्या इस मेथडोलॉजी में अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। इमोशनल कोशेंट जी, इमोशनल कोशेंट क्या होती है, बच्चे की पर्सनल फीलिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, एक्शन, रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस। फिर जी सोशल कोशेंट जी, बच्चे की एडजस्टेबिलिटी, सोशियबिलिटी, सोशल स्किल्स, क्या वो मल्टीपल किस्म के लोगों में, मल्टीपल बैकग्राउंड के साथ, मल्टीपल लिंगुअल लोग हों, चाहे वो रिलीजियस बैकग्राउंड जो भी हो, कल्चरल बैकग्राउंड जो भी हो, उनके साथ एडजस्ट करने की उनकी एबिलिटी है या नहीं है। और लास्ट हमने क्या कहा था, एडवर्सिटी कोशेंट जी, जिसको अब करंट मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है जी, कि बच्चों को हमने इनरली स्ट्रांग भी करना है, उसमें सेंस ऑफ कंपटीशन भी रखना है, लेकिन साथ उसमें उसको साथ हाउ टू सेलिब्रेट विक्ट्री एंड हाउ टू फेस डिफीट, ये भी सिखाना है। जो आपको एक लार्ज पर्सपेक्टिव में कहूँ जी, जो सुसाइड रेशियो बढ़ रहा है, डिसमेड, डिजेक्टेड एटीट्यूड आप कह लें, इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस करवाए जाएं, हर चीज़ की अलग ट्रेनिंग्स करवाई जाएं। ज़रूरी नहीं मैं बच्चों को जाके साइकेट्रिस्ट के पास बैठा के उनकी काउंसलिंग करवाऊंगा। मैं अपने सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी रख लूँ ना, to actually make them to go for an effort to make them what is strong human beings। अब उसी में यहाँ देखें जो सोशल कोशेंट मैंने आपको कहा है, ये बेसिकली सीटिंग प्लान इज़ अ टूल टू वर्क अपॉन दैट स्किल जी, उसकी एडजस्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आप अपना करियर याद करें, कुछ देखे होंगे आपने, आपके क्लास फेलोज जो फ्रंट बेंचर्स बनते हैं वो सारी ज़िंदगी फ्रंट बेंचर्स ही रहते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो सारी ज़िंदगी बैक बेंचर्स ही हैं, जो कॉर्नर लवर्स होते हैं वो सारी ज़िंदगी कॉर्नर लवर्स ही होते हैं। वजह उसकी क्या, कि उन्होंने उस चीज़ का टेस्ट ही नहीं लिया होता। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है आपने वो खाई नहीं है, ये इवन बच्चों में भी देखा होगा आपने, सम टाइम आपको पेरेंट्स बच्चों को खाने के लिए कोई चीज़ देते हैं, वो खाने से पहले ही कह देते हैं, उसकी शक्ल देख के कह देते हैं कि जी ये नहीं खानी, या इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन जब एक्चुअली आप उसको खाते हैं तो आपको बाद में रियलाइज़ हो रहा होता है कि नहीं, उसका टेस्ट तो बहुत डिफरेंट था, अच्छा था। यानी जो चीज़ टेस्ट ही नहीं की उसका नॉलेज कैसे होगा, जिस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इवन आई टेक क्लासेस ही इंटरमीडिएट की, बीएस के स्टूडेंट मैंने देखे, वो क्या है जी, वो फिक्स्ड पर सीट से उन पे आके बैठते हैं। आप उन्हें वहाँ से मूव करने की कोशिश करें तो दे सिंपली अनाउंस दैट दे फील कंफर्टेबल हेयर। यानी क्या मुराद, उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन एक ही सेटल कर लिया है। तो क्या मेरा सवाल है, सारी ज़िंदगी उनको वही कंफर्ट जोन मिलेगा? यह पॉसिबिलिटी है ऐसी?
तो हमने उनको क्या ट्रेन करना है कि मल्टीपल सिचुएशंस में क्लियर कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आके भी अपने आप को एडजस्ट करना सीख सकें, जो जिसको फिर आप एंड पे आगे कहें एडवर्सिटी क्वेश्चन भी इसी के साथ लिंक हो जाएगा। अब बज़ाहिर कहें तो ये फजूल सा काम लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ा काम है कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट, मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ तो मुझे क्या कुछ सेकंड्स लगेंगे, मैंने अपनी वो लिस्ट देख लेनी है कि आज रो 1 में फ्रंट पे कौन है, या अगर मैं लिस्ट ना भी देखूं तो जनरली भी मैं बीइंग अ टीचर क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे रोटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या बीइंग अ स्कूल मैनेजर क्या मैंने कोई अरेंजमेंट ऐसी की हुई है जो हम पहले सेशन से क्या बात कर रहे हैं, सिस्टम बनाना है हमने, क्या ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है मैं जिसमें चेक रख सकूं कि बच्चे सीट्स पे रोटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। गॉट माय पॉइंट जी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सीटिंग प्लान, कि जिसमें क्या वो प्लान ऐसे एक शीट बन जाएगी जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें सपोज मंडे है तो वहाँ कौन से बच्चे आ रहे हैं, ट्यूसडे है तो वो कौन से शफल यानी फर्स्ट रो में कौन से हैं, सेकंड रो में कौन से हैं, थर्ड में फोर्थ में कौन से हैं। यही प्लान जब ट्यूसडे पे जाएगा तो मैं उनको शफल कर दूंगा, जो फ्रंट पे हैं वो बैक पे आ जाएं, बैक वाले फ्रंट पे आ जाएं, मिड वाले राइट वाले लेफ्ट पे आ जाएं, लेफ्ट वाले राइट पे आ जाएं, ये रोटेट होते रहेंगे। एक क्या कहा उनकी सोशेबिलिटी, दूसरा साथ देखें आगे जी डिसिप्लिन इश्यूज जी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट जी। दूसरा क्या कहा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल इश्यूज। ये क्लासरूम डायनामिक्स में या क्लासरूम मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि वो जो मोस्टली एक फिक्सिटी आ जाती है ग्रुप्स में, पेयर्स में आपने देखा होगा मोस्टली वो 2-3 बच्चे इकट्ठे बैठे होंगे, कंसंट्रेशन लेवल उनका कम हो जाएगा, ड्यूरिंग क्लास उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी अदर देन द टास्क व्हाटएवर इज सपोज टू बी डन। तो आप उसको भी कैटर करने के लिए यू कैन एक्चुअली रोटेट दैम। आप जितनी रोटेशन करेंगे क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन इश्यूज नहीं होंगे, नॉइजी इन्वायरमेंट नहीं होगा, बच्चे ग्रूम होंगे। am I क्लियर जी? ये आगे क्लासरूम प्रॉब्लम्स पे पूरा एक अलग सेशन होगा हमारा, जिसको क्लासरूम प्रॉब्लम्स कह लें, टीचिंग प्रॉब्लम्स कह लें, टीचर्स प्रॉब्लम्स कह रहे हैं या स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कह लें, वट एवर यू नेम इट जी। वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है और उनका हल क्या है, अलग कंप्लीट एक सेशन इस पे होना है। अभी सिर्फ इतना हल्का सा मैं मिसाल एक दे दी कि जहाँ जो टीचर हैं वो अगर फेस कर रहे हैं कि जी डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, यानी बच्चे ड्यूरिंग क्लास जो है वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते या कॉन्सेंट्रेट नहीं करते या चैटरिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप ये सीटिंग अरेंजमेंट करके देखिएगा, आप शफल करके देखिएगा, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अब मैं क्लास में एंटर हुआ, मैंने पहले किस चीज़ को चेक किया, क्लीनलीनेस को, फिर मैंने किस चीज़ को बॉदर किया, सीटिंग को, क्लियर। दैन जी यूनिफॉर्म जी, अब ये एक अजीब सा कस्टम बन गया है जी, मंडे को यूनिफॉर्म चेक होगा जी, मंडे को असेंबली में यूनिफॉर्म चेक होगा जी। ये बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होता है कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस चेक। ये चेक का वर्ड जो है इट इज एक्चुअली इनवाइटिंग दैट प्रॉब्लम। जब हम उसको चेक का नाम दे देते हैं, वो चेक जहाँ कहीं पे भी हो, चाहे वो उसको एग्जाम से लिंक करें, चाहे आप उसको डिसिप्लिन से लिंक करें, चाहे आप उसको यूनिफॉर्म से लिंक करें, चाहे एनवायरनमेंट से करें, चाहे बिहेवियर, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सेज से लिंक करें, कहीं भी जब मैं चेक अनाउंस कर देता हूँ तो इट गिव्स व्हाट शी अ स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ इंटोनेशन, अ रिजिड टाइप ऑफ impression, a strict type of expression. Unfortunately जी, बड़ी माजरत के साथ, with all due respect, I have heard some managers जी गाइडिंग देयर सबऑर्डिनेट और गाइडिंग देयर स्टाफ मेंबर्स की कि आपने क्लास में जाना है जी, आपने अपने स्ट्रिक्ट फेशियल एक्सप्रेशन रखने हैं जी, आपने सख्ती से पेश आना है बच्चों के साथ जी,
अपने फेशियल एक्सप्रेशन सख्त रखने हैं, अपना लहजा सख्त रखना। यानी क्या मुराद, हमने डिसिप्लिन को या ग्रूमिंग को या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या ग्रूम्ड एनवायरनमेंट को लिंक कर दिया है किसके साथ? स्ट्रिक्टनेस के साथ। एंड एक्चुअली इट इनवाइट्स वायलेंस, इट इनवाइट्स वायलेशन। यानी जिसमें हम बच्चे को ये इंप्रेशन दे रहे हैं आसान ज़ुबान में कि आप पे सख्ती इसलिए की जा रही है आपसे कोई बात मनवाने के लिए। हालांकि होना क्या चाहिए, अनाउंसमेंट होनी क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू एजुकेशन जी? अनाउंसमेंट ये होना चाहिए कि दैट द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन मस्ट अडॉप्ट दीज थिंग्स फॉर देयर बेनिफिट। उससे उनको फायदा क्या होगा ये कम्युनिकेट होना चाहिए। उससे वो कितना कंफर्ट जोन में रहेंगे ये कम्युनिकेट होनी चाहिए, या हाउ कैन दे अवॉइड इनकन्वीनियंस ये कम्युनिकेट होनी चाहिए। यानी एक बच्चा सपोज जी डिसिप्लिन को वायलेट करता है, तो मैं उसको क्या कह रहा हूं जी, यू विल बी फाइंड और यू विल बी पनिश्ड। एक पैटर्न ये है। और दूसरा मैं क्या अनाउंस कर रहा हूं जी, कि बाय डूइंग सो you are actually causing this damage to yourself, to your self-esteem, to your personality, to your existence, to your image। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा तरीका आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। मिसाल, बच्चे ने यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है जी, ठीक है, या यूनिफॉर्म कोड को फॉलो नहीं कर रहा बच्चा, मैं बुला के उसको क्या कहता हूँ कि आंदा आपने यूनिफॉर्म फॉलो नहीं किया तो मैं आपको इतना फाइन करूँगा, मैं आपको पनिश करूँगा, मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूँगा। एक ही अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं उसको कह रहा हूँ बेटा जान यू आर कूल, यू सीम सिविलाइज, यू आर सुपर्ब। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है आपकी, इसको ठीक कर लें आप और अच्छे लगेंगे। यानी मैं उसको इनडायरेक्टली क्या उसके अंदर सेंस डेवलप पैदा कर रहा हूं कि वो अच्छा है, एंड ही कैन बिकम फेवरेट। अब मुझे बताइएगा जी, कौन है रूए जमीन पे ऐसा जो फेवरेट नहीं बनना चाहता हर किसी का? बजाय इसके मैं उसको फेवरेट बनने की, अच्छा बनने की, उसकी पर्सनालिटी सारों के लिए एमिएबल हो, वो सबकी आंख का तारा बने, ये मोटिवेशन देने के बजाय मैं उसको क्या धमका रहा हूं, क्या अल पनिश हिम। तो ये गलत है या नहीं? ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग जी। क्लियर? अब आए जी कि यूनिफॉर्म रखा क्यों? जस्ट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। एक ऑब्जेक्टिव है जी सिर्फ उसका, जिसको इवन प्राइमरी भी नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि किसके लिए? टू गिव हिम एग्जैक्टिव फीलिंग्स दैट यू आर नॉट कॉमन, यू आर स्पेशल। कि बाहर पब्लिक में सड़क पे लोग होते हैं तो वो भांत भांत के ड्रेसेस पहने होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ स्टाइल्स के। हम बच्चों को क्या एक सेंस देना चाह रहे होते हैं कि दैट यू आर नॉट कॉमन, यू आर स्पेशल इन अ स्पेशल एग्जैक्टिव एनवायरनमेंट। उसकी टाई लटक रही है गले में, टॉप बटन उसका बंद नहीं है, तो सिर्फ टाई लगाना मकसद नहीं है, फिर वो तो रस्सी भी लटका सकता है बंदा, कुछ भी लटका सकता है। पर्पस क्या था उसका? वो क्लोज्ड कॉलर्स के साथ उसको क्या सेंस देनी है? सिविलाइज सेंस। टाई के साथ क्या सेंस देनी है? एग्जैक्टिव फीलिंग्स। एग्जैक्टिव फीलिंग से मुराद मैं क्या ले रहा हूं? मुहज्जबपन। am I क्लियर जी? अब यही मैं क्लास में एंटर हुआ हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, आधे बच्चों की टाइयाँ लटकी हुई हैं, शू पॉलिश नहीं है प्रॉपर, या शर्ट प्रॉपर टक्ड इन नहीं है, और मैं कहूँ जी ये डिसिप्लिन इंचार्ज का
रोल है, ड्यूटी है, तो आई एम रॉन्ग जी। या ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है जी, बच्चों का यूनिफॉर्म अच्छा करवाएं, ठीक करवाएं, वो अच्छे लगें। और बात सिर्फ यूनिफॉर्म की नहीं है जी, कल फिर पूरी लाइफ की है। आज का यूनिफॉर्म कल का एटीट्यूड है, आज का यूनिफॉर्म कल का एप्टीट्यूड है। तो मैं एंटर हो रहा हूँ, मैंने टाई लूज किसी की देखी, तो बजाय मैं उसको कहूँ जी कि टाई सीधी कर ले, मैं पास से आके खुद अपने हाथों से कर लूँगा, हल्का सा जुमला कह दूंगा, वाओ यू आर लुकिंग कूल टुडे, सुपर्ब। मैंने ये नहीं कहा कि उसकी टाई लटकी हुई है, मैंने इनडायरेक्टली उसको इंप्रेशन दे दिया कि यू आर वेरी नाइस, आपकी टाई थोड़ी सी ख़राब है, अदरवाइज यू आर कूल। शूज़ गंदे हैं तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि शूज़ गंदे हैं जी, इनको साफ़ करके आओ, ये साफ़ करके आया करें। मैं पास जाके अप्रिसिएशन करूँगा कि यू आर लुकिंग कूल, और आगे विस्परिंग में हल्का सा कह दूंगा थोड़े से शूज़ गंदे हैं आज। एम आई क्लियर जी? इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। यानी मैं एक एनवायरनमेंट में, एक स्फीयर में बच्चे को सर्कल में लाया ही नहीं हूँ और मैं उसको पढ़ाने चला हूँ कुछ सब्जेक्ट मैटर, तो दैट विल गो इन वेस्ट जी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब सारा आप नोट कर रहे हैं कि सारे टाइम टेकिंग है या नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग जी। और टाइम टेकिंग कब होंगे? शुरू में, जब मेरी क्लासरूम के अंदर मेरे बच्चों को एक पता है कि मैंने डेली जाके नज़र मारनी है क्लीनलीनेस पे भी, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट भी देखनी है, यूनिफॉर्म भी देखनी है, तो कुछ दिन बाद मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली दे विल एडजस्ट देमसेल्व्स। उनकी एक सेंस डेवलप हो जाएगी कि दैट दीज थिंग्स आर यूजफुल फॉर देम, दे विल बॉदर देयर इमेज, एंड व्हेन दे आर बॉदरिंग देयर इमेज इट मीन्स नॉट टू शो ऑफ बट जस्ट टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। और गुड ह्यूमन बींग्स जब डी रोल होता है, जब जिसको उसको जब अपने इमेज की नहीं परवाह, तो वो किसी भी ईवल का शिकार हो सकता है। एम आई क्लियर जी? देन जी अटेंडेंस। फिर हमने अटेंडेंस से क्या मतलब ले लिया जी? गिनती जी। ये सिर्फ गिनती नहीं है जी, दिस शोज कंसर्न। क्या मतलब? जो बच्चे आज एब्सेंट हैं, जो कुछ वो मिस करेंगे, तो मुझे हल्का सा पेन लेना चाहिए कि भाई उनका वो कैसे कवर होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर वो आज मिसिंग है तो क्या वो किसी ट्रेजेडी का शिकार तो नहीं है? और अबव ऑल कि उनका क्लास में उस दिन एग्जिस्ट ना करना मैटर करना चाहिए ना, बजाय इसके मैं गिनती पूरी करूं कि मैं देख रहा हूं दैट हुएवर इज नॉट देयर या हुएवर वाज नॉट देयर यस्टरडे जी, तो मैं एक अनाउंस कर रहा हूं कि दोज हु वर नॉट हियर यस्टरडे जी, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स। और जब मैं इंक्वायरी शुरू करता हूं, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रूमिंग जी। मैं पूछता हूं कल आप नहीं थे, खैरियत आप क्यों नहीं आए, ठीक है, मुझे 7 क्वेश्चन देना चाहिए। यहीं से वो बच्चा झूठा, चीटर, ये करप्ट बनता है फ्यूचर का। हाउ विल यू डिफाइन अ करप्ट पर्सन, या हाउ विल यू डिफाइन द सेंस ऑफ ऑनेस्टी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या कल आप नहीं थे? वर यू सिक? वर यू बिजी? क्या बीमार थे? घर में गेस्ट आ गए थे? मैं उसको ऑप्शंस दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉन्फिडेंस दे रहा हूं। ये आपका दिल नहीं कर रहा था। Am I clear जी? And this confidence leads towards जी, leads towards honest attitude। जब हम बच्चों को खड़ा करके कह रहे हैं आप एब्सेंट क्यों नहीं थे, सिर्फ ये बात पूछते हैं, तो हम उसे बेसिकली फोर्स कर रहे हैं झूठ बोलने पे, मजबूर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब हम उससे अगर पूछ ही नहीं रहे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, है बहुत बारीक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो बेसिकली वी आर एक्चुअली मेकिंग हिम रियलाइज दैट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ माई लूप, और ही इज नॉट द पार्ट ऑफ माई कंसर्न्स।
वो बच्चा ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 आपके लूप से निकल जाएगा। और जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर टीचर का किसी क्लासरूम के अंदर उन 4-5 एक्टिव पार्टिसिपेंट के अलावा बाकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती, ख़ास तौर पे उसमें जो कमज़ोर बच्चे हैं, ख़ास तौर पे उसमें जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले बच्चे नहीं हैं। अब आप कहें जी उनको वो एटीट्यूड उनका वो सेल्फ मेड है, नहीं, उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है, मैंने भी डेवलप किया है। गेटिंग माय पॉइंट जी? जब मैं हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा हूं, अब वो क्या इंडिविजुअल अटेंशन ड्यूरिंग लेक्चर जी, ये वाली अटेंशन ड्यूरिंग लेक्चर हो सकती है। यानी आपने देखा हर एक जगह एक एक्टिविटी, एक बॉन्डिंग के लिए या कोई ना कोई स्टेप मैं एज अ टूल यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? मैं पढ़ाते हुए इतनी अच्छी बॉन्डिंग बच्चों के साथ नहीं बना सकता जितनी अच्छी बॉन्डिंग मेरी बन सकती है जब मैं अटेंडेंस पे बात कर रहा हूं। हो सकता है उसके किसी बहुत करीबी की फौतगी हुई है और मैं उसके लिए ताज़ियत कर रहा हूँ, फातिहा खानी कर रहा हूँ, तो मैंने एक बॉन्ड बना लिया उस बच्चे के साथ। एक तो उसको मैं मुहज़्ज़ब भी बना रहा हूँ, एक मैं बाकियों को कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ कि दैट वी आर व्हाट जी, अ सोसाइटी, वी आर सोशल बीइंग्स वेयर एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। जिसमें मैं माजरत के साथ जी कि सिर्फ अगर लायक बच्चा एब्सेंट है उसको पूछ रहा हूँ, उसका पता कर रहा हूँ, और एक जो कमज़ोर बच्चा है, मैं नालायक का तो टर्म भी नहीं यूज़ करता, वो कमज़ोर मैं नहीं किया है, पैदाइशी कमज़ोर नहीं हुआ वो, और एक जो कमज़ोर बच्चा है, लेस पार्टिसिपेंट है इन क्लास में या लेस एक्टिव है इन क्लास में, उसको मैं पूछ ही नहीं रहा, उसको या मैं बॉदर ही नहीं कर रहा, या इवन लायक है नालायक है किसी को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो इससे बड़े डिज़ास्टर्स कंक्लूजन निकलते हैं जी। तो यहाँ अटेंडेंस से मुराद गिनती नहीं है जी। अटेंडेंस से मुराद क्या है? सेंस ऑफ कंसर्न। अटेंडेंस से मुराद क्या है? बॉन्डिंग। अटेंडेंस से मुराद क्या है? केमिस्ट्री डेवलप करना। अटेंडेंस से मुराद क्या है? कि उनको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देना। am I क्लियर जी? तो ये डेली मैंने अपनी क्लासरूम में अपनी मेथड, अब देख अब आपको वो पॉइंट समझ आ रहा है जो हमने बात की थी सिस्टम की, कि हर चीज़ का मैकेनिज्म हो जी, कि जब हर टीचर हर क्लास में जाके अपने अपने लेसन में जाके उन बच्चों को पूछ रहा है कि वेयर वर यू यस्टरडे, तो उस बच्चे को फिर रियलाइज हो जाएगा दैट ही इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको मिस किया गया है, उसके लिए कंसर्न रखने वाले लोग हैं, उसका लेजी एटीट्यूड है, इसी में कवर हो जाएगा, उसका इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, इसी में कवर हो जाएगा। अब मैंने उसको अपनी मॉरल बाउंड्स में ले लिया है जी, अपनी अखलाकी गिरफ्त में ले गया है, वो अखलाकी तौर पे वो बच्चा क्या हो गया? गिरफ्त में आ गया। गॉट द पॉइंट जी? दैन जी होमवर्क जी और प्रीवियस टास्क जी, मैं कुछ टर्म्स बिल्कुल सिंपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो कन्वेंशनली वही यूज़ होती हैं। अब होमवर्क में जी आप उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं जी। अब आप टास्क नोट करते जा रहे हैं, लिस्ट बनती जा रही है किसकी? सिर्फ एक लेसन की। होमवर्क में अब आप कहें जी मैं वहीं सारा चेक करूंगा, नहीं नहीं, पहले फेज में सिर्फ क्या होगा? डन और नॉट डन, कि मैंने तेज तेज मूव करना है, मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैंने उनकी ओरिएंटेशन की हुई है, मैंने उनके साथ प्लान डिस्कस किया हुआ है, उनको पता है कि ये इसी तरतीब से डेली ये चीज़ें होंगी, तो वो दे विल कीप देयर नोटबुक्स ओपन। तो मैं 2-3 पेज उल्टा के मुझे आइडिया हो सकता है, या मैं रैंडमली बीच में देख सकता हूँ डन और नॉट डन जी। अब यहाँ पे जी कुछ बच्चे सपोज खड़े हो जाएंगे जी नॉट डन, फिर मैं कह रहा हूँ इंक्वायरी, मेरा असल काम यहीं से स्टार्ट होता है। जब मैं इंक्वायरी पे जाऊँगा जी वाई, क्यों नहीं हुआ, क्लियर, फिर मैं फिर क्वेश्चन दूंगा उसको, बिजी थे, भूल गए, दिल नहीं किया, घर में गेस्ट आए हुए थे, शादी पे गए हैं। तो जब मैं 4-5 ऑप्शन दे रहा हूँ तो बेसिकली मैं उसको क्या, उसको एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, वो सच बोलने पे आएगा।
और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली देखिएगा जो हमने, अब इसको लिंक करें जी, अब इन सारी चीज़ों का अब जो अब तक हुई हैं आप लिंक करते जाएं साथ साथ। हमने एक डिस्कस की थी, नहीं की थी, स्टूडेंट फाइल, स्टूडेंट परसोना। अब स्टूडेंट परसोना में जो एब्सेंटीज जिस बच्चे की अब हैबिचुअल एब्सेंट हो रहा है, वो बार बार एब्सेंट हो रहा है, क्या मेरे स्टूडेंट परसोना में वो हाईलाइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैंने टारगेट सेट कर लिया। अब जिस बच्चे का बार बार होमवर्क नहीं हो रहा, मैं उसको क्या कर लूँगा, टारगेट सेट कर लूँगा। और यहाँ शॉर्ट सा लिख लें, आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि होमवर्क करवाने के लिए बेस्ट टूल, होमवर्क को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट टूल क्या है, कि हम उसके क्लास वर्क पे फोकस करें, या मैं क्लियर कर लूँ कि मैंने करना ही सब कुछ क्लास में है। होमवर्क तो सिर्फ एक, मैंने क्या कहा है कि एक आप क्या क्या लें कि वो एक रीइंफोर्समेंट होती है, ये प्रैक्टिस होती है जो क्लास टास्क डन की। अब कुछ लोग इसको बिल्कुल निगेट कर देते हैं कि जी होमवर्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी, और जो आप कह रहे हैं जी बैग फ्री स्कूल का कॉन्सेप्ट जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, विद अपॉलॉजीज, नो, हम बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं मान सकते कि बच्चे की भी लाइफ की कोई बिलोंगिंग्स होती हैं, उसकी भी कोई इंगेजमेंट्स होनी चाहिए, उसके लिए भी कोई एक्टिविटीज़, कोई टास्क ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो इतने आवर्स नहीं रह रहा, या इतने कम टाइम में। अब देखें, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, टास्क्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं सारे के सारे टास्क क्लासरूम में नहीं अचीव कर सकता। मैंने सपोज उसको कोई रिसर्च पे लगाना है, अब आप कहें जी ग्रेड 1 के बच्चे को क्या नहीं, रिसर्च से मुराद के एक्सप्लोरेशन पे लगाना है मैंने इसको, ठीक है? क्या मैं क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर सबके लिए पॉसिबल है? नहीं, मैं उसको एक पार्ट टाइम एक टास्क दे दिया मैंने, गो एंड फाइंड आउट सर्ट और ट्राई टू गैदर सर्टन मटीरियल रिगार्डिंग दिस। अब वो होमवर्क की नौयत क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। उसको आप कह सकते हैं कि वो जो टिपिकल होमवर्क है वो नहीं। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो जिन बच्चे होमवर्क नहीं करते जी, उनको मैंने किस में टारगेट करना है, क्लास वर्क में टारगेट करना है जी। सिंपल सा टूल है उसका। और क्लास वर्क में कहाँ और क्लास वर्क किसे कहेंगे? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास वर्क नहीं होता, जो लेक्चर दे रहा हूँ क्लास वर्क नहीं होता, जो टीचर डिलीवर कर रहा है वो क्लास वर्क नहीं होता। क्लास वर्क मीन्स दैट द टास्क डन बाय स्टूडेंट इन क्लास, जो बच्चे ने क्लास में पार्टिसिपेट किया उसको क्लास वर्क कहते हैं। वो आगे आएगा, उसको हम कैसे एनहांस करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं सारा साथ मेरी स्टूडेंट फाइल फिल हो रही है, नहीं हो रही है? और ये स्टूडेंट फाइल का यहीं पे साथ बता दूं ये क्यों है कि हर टीचर मुखलिस होता है, जो उस पोजीशन पे आ गया, मेरा ईमान है, दे आर ऑल चॉजन पीपल। अगर वो चॉजन नहीं है तो कुछ अरसे बाद खुद ही इस फील्ड से ही आउट हो जाएगा, क्योंकि आई बिलीव इट अ डिवाइन प्रोफेशन। अब ज़रा समझिएगा जी कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसका, कि नॉर्मली हम क्या कोशिश करते हैं, सपोज 30 बच्चे हैं तो हम 30 के 30 बच्चों को एट ए टाइम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या एक के एरिया को पकड़ लेते हैं। हालांकि उन 30 के 30 की कोई प्रॉब्लम एक ही नहीं होती। किसी की प्रॉब्लम क्या है, अटेंडेंस, किसी की प्रॉब्लम क्या है, होमवर्क, किसी की प्रॉब्लम क्या है, यूनिफॉर्म, किसी की प्रॉब्लम क्या है, बिहेवियर। फिर उसके अंदर बात करूं, किसी की प्रॉब्लम क्या है, रीडिंग स्किल, किसी की राइटिंग स्किल, किसी की लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल। गेटिंग माय पॉइंट जी? अगर मैं 30 के 30 पे एक ही एफर्ट लगा रहा हूं, डोंट यू थिंक दैट आई एम वेस्टिंग माय टाइम, माय एनर्जीज, और फिर मेरे टारगेट सेट नहीं है। अब क्या मैं अगर इवन देखें, हम बात किसकी कर रहे हैं वो भूलिएगा ना, वीकली प्लान की। इसको मैं आगे फिर जाऊंगा मंथली प्लान की, कि अगर मैं सपोज अपने इस वीकली प्लान या इस मंथली प्लान में टारगेट कर लूं कि ये 5 बच्चे हैं जो जिनका बार बार होमवर्क का इशू आ रहा है, तो मेरी टारगेटेड एफर्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मैंने ये 5 बच्चे हैं जिनका अटेंडेंस का इशू है, इनको अटेंडेंस में टारगेट करना है, इनका क्लासरूम के अंदर कंसंट्रेशन का इशू है, उस पर टारगेट करना है। तो ये डायसेक्शन होगी, नहीं होगी? एंड अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जी, चाहे वो एजुकेशनल मैनेजमेंट हो या कोई भी टास्क मैनेजमेंट हो, डायसेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम जी। कि डायसेक्ट करके एक्शन प्लान अगर बनाया जाए तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको सोल्यूशन निकल सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डायसेक्ट कर रहा हूं चीज़ों को। मैं अगर कहूँ जी एट अ टाइम मैंने सारों की रीडिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी, एट अ टाइम राइटिंग स्किल भी हो जाएगी, एट अ टाइम होमवर्क भी इंप्रूव हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जो होता नहीं है, जिस वजह से फिर आगे रिजल्ट्स भी नहीं नजर आ रहे होते।
अब बात उसका एक बच्चा है, उसका सपोज राइटिंग स्किल का इशू ही नहीं है, और मैंने सारी स्कूल क्लास में पूरा फोकस सारा किस पे किया हुआ है, सिर्फ राइटिंग स्किल इंप्रूव करवाने में। तो डोंट यू थिंक दैट कि मेरी वो एफर्ट जो है वो यूजलेस जाएगी, क्योंकि बच्चा वो वाला तो ऑलरेडी राइटिंग स्किल पे है, यानी उसकी मैं फिर किसी और चीज़ पे फोकस कर लूँगा ना। अब आप कहें जी 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 को एट ए टाइम टीचर तो एक ही है ना। अब 30 की फिर मैं बात करूँ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, आगे बात आनी थी टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोई तो विजुअल मोड है, कोई ऑडिटरी है, कोई रिदमिक है, कोई कानेस्थेटिक है, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे मेथोडोलॉजी पे। अभी सिर्फ हम किस पे बात कर रहे हैं, रिसेप्शन स्टेप्स हैं। गॉट माय पॉइंट जी। पहला स्टेप में हमने होमवर्क में क्या किया, डन, और यहाँ में हमने क्या कहा, यहीं पे कुछ मेरा एक शुरू हो गया टास्क, इंक्वायरी। ठीक है, मैं कहूँ जी स्कूल इसलिए है कि जी बच्चा आया है, सारे जाके होमवर्क करके आए, तो फिर स्कूलिंग का पर्पस ख़त्म हो जाएगा। अगर सारी इस काबिल हैं कि वो अपने होम टास्क कर सकें। अब होम टास्क अब कहें तो सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कि सिर्फ रीइंफोर्समेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, वो सेंस ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश करना भी हो सकता है, रिसर्च वाला एप्टीट्यूड डेवलप करना भी हो सकता है, या इंटरेस्ट डेवलप करना भी हो सकता है। फिर इसी से मुझे एक और कॉन्सेप्ट भी मिल सकता है, मैं होमवर्क में वैरायटी भी ला सकता हूँ। नॉर्मली क्या होता है जी, हम टिपिकल पूरी क्लास को एक ही होमवर्क मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाले बच्चे जो हैं, ये 5 मेरे होमवर्क एरिया में बहुत वीक जा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दैट कि मुझे इनके लिए होमवर्क प्लान भी थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, कि मैं इनको फर्स्ट फेज में इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई होम टास्क दे दूं, या इनका होम टास्क में लाइटर कर दूं थोड़ा सा बाकियों की बनिस्बत। ठूसना मकसद तो नहीं है, या फॉर्मेलिटी करना मकसद तो नहीं है। नहीं। अब पहला स्टेप क्या हो गया, डन और नॉट डन। दूसरा बात क्या है जी, क्वेश्चंस जी। अब जो कुछ वहाँ नोटबुक पे लिखा हुआ है, असाइनमेंट में है, जो जो टास्क मैंने दिया था वो, उसके बारे में मैं कुछ 2-4 रैंडमली, सारी के लिए पॉसिबल नहीं है, 2-4 का रैंडमली बीच में उनसे, वो नोटबुक है, असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है, कुछ भी किया, उसके बारे में 2-4 सवाल पूछ लूँगा, जिसमें मैंने ये देखना है कि क्या ये उन्होंने खुद किया या मामा से करवा के ले आए हैं, ट्यूटर से करवा के ले आए हैं। ये बेसिकली मैं फिर देखें, अब मैं क्या उनका होमवर्क चेक कर रहा हूँ या अपनी स्ट्रैटेजी को चेक कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव रही या नहीं रही है। अगर वो बच्चे खुद कर रहे हैं तो उसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी मेथोडोलॉजी ठीक है। अगर वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं, किसी से करवा के ला रहे हैं, तो उसका मतलब मेरी मेथोडोलॉजी में कोई फर्क है ना। दैट लीड्स टू वर्ड चिक्रामिंग, जो हर बंदा रो रहा है इस वक्त, रटे पे पूरी कौम आ गई है। हम कहें जी हम डटे से निकालने हैं, तो निकालने के टूल क्या हैं। अब आपको समझ आ रहा है जी, एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर आप अनाउंस क्लियरली, कॉन्फिडेंटली अनाउंस कर सकते हैं कि जी आप रटे से बच्चों को हटाने के लिए, अब रटे से बच्चों को हटाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जवाब आप यहाँ मिलेगा जी। कि जब आपने क्वेश्चन पूछा और बच्चे को कुछ भी नहीं पता उसने वहाँ नोटबुक पे क्या लिखा है, वो उसको कोई भी एक्सप्रेस, सिंपल वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास एक एविडेंस आ गया कि वो क्या है, कॉपी पेस्ट है, या वो ट्यूटर ने डिक्टेट करवा के करवा दिया है, या फादर मदर ने खुद करवा दिया है बच्चे को, जिससे मेरी सारी पॉलिसी, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। am I क्लियर जी। तो यहाँ फिर उसको जो है, अब फिर मैं कहूँ जी इन बच्चों का फिर क्या करना है, इनको फिर कहाँ फोकस कर दूंगा मैं, क्लास वर्क में। और तीसरा क्या होती है जी, डिटेल चेकिंग जी। तीसरी क्या होगी, डिटेल चेकिंग जी। अब डिटेल चेकिंग बाद में जाके स्टाफ रूम में हो रही है, क्या सब बच्चों की डेली हो रही है, या डेली मैं डायसेक्ट कर लूँ उसको भी डेज के हिसाब से, जिसमें माइन्यूट डिटेल्स भी देखनी होती हैं, कंटेंट और फॉर्म की। क्या कंटेंट ठीक है, और फॉर्म मतलब उसकी प्रेजेंटेशन के लिए लैंग्वेज उसकी, वो सब कुछ ठीक है या नहीं है। अब ये देख लें ज़रा जी। अब स्टार्ट में मैं करूँ, मैं कि जी सपोज, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इतनी डिटेल में मैं क्यों गया। मैंने क्या किया, सपोज मंथ कौन सा है जी, मार्च का, मार्च में सेशन स्टार्ट हो रहा है, और मार्च के मंथ में ही मैंने, या पहले वीक में ही मैंने वहाँ इतना ज़्यादा कंटेंट रख दिया। क्या ये सारी चीज़ें करते वक्त मैं ज़्यादा कंटेंट कवर करवा सकता हूँ? बिगिनिंग है ना, ये सारी मैं बच्चों की ओरिएंटेशन, इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी उनकी,
इसमें हफ्ता 2 हफ्ता 1 मंथ लगेगा नहीं लगेगा बच्चों के रूटीन पे चढ़ने। क्या मतलब मैं फिर यहाँ उस पहले वीक में, दूसरे या तीसरे वीक में या पहले मंथ में अपना कंटेंट क्या रखूँगा, लेस रखूँगा, क्योंकि ये स्टार्ट जब मैं करूँगा तो इस पर ठीक ठाक 10-15 मिनट लग जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस होगी तो फिर आप नोट कीजिएगा ये सारा काम क्या होता है 3 to 5 मिनट्स में। कितने टाइम में होता है ये, जब हाथ बैठ जाता है आपका थोड़ा। आगे कुछ इससे रिलेटेड मॉडल लेसन्स मैं करके दिखाऊंगा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, कि पूरा 40 मिनट्स का एक लेसन हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आपके लिए, कि जिसमें ये सारे टास्क भी डन हो। फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ये कितने में होंगे, 3 to 5 मिनट्स पे। अब आ जाएं जी मेथडोलॉजी पे। ये मैंने क्या कह दिया था, ये क्या हो गया, वार्म अप या ना वार्म, सॉरी रिसेप्शन स्टेप्स। ये क्या हो गया, रिसेप्शन स्टेप्स जी। नेक्स्ट इसके बाद कौन से है हमारी जी, जिसको हम मेथडोलॉजी कह रहे होते हैं। अब आप कहें जी ओवरऑल मेथडोलॉजी के अंदर रिसेप्शन स्टेप्स रखें, या एग्जैक्ट कंटेंट्स को डिलीवर करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ करना है उसको आप मेथडोलॉजी कहें, वो क्या होगी जी, उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।